Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sagir Ahmed and I am your mathematics teacher. इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स का पढ़ा था कैलकुलस के बारे में कि कैलकुलस हमारी लाइफ में कैसे रेवोल्यूशन लेकर आया। आज हम पढ़ेंगे एफएससी पार्ट 2 यूनिट नंबर 1 लिमिट्स एंड फंक्शन के बारे में। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे कांस्टेंट्स के बारे में। कांस्टेंट क्या होते हैं? अ क्वांटिटी व्हिच रिटेन द सेम वैल्यू। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो अपनी वैल्यू को बरकरार रखे थ्रू आउट द मैथमेटिकल प्रोसेस, किसी भी मैथमेटिकल प्रोसेस के दौरान, इज कॉल्ड कांस्टेंट। वो वैल्यू क्या कहलाती है? कांस्टेंट। कोई भी ऐसी वैल्यू जो अपनी वैल्यू को थ्रू आउट द मैथमेटिकल प्रोसेस क्या करे? सेम रखे, उस वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं उनमें हम ए टू एस जितने भी अल्फाबेट्स हैं हम उनको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, ए टू एस। और ऑन द अदर हैंड वेरिएबल क्या होता है? अ क्वांटिटी व्हिच कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज। ऐसी क्वांटिटी जिसकी मुख्तलिफ वैल्यूज हों इन अ पर्टिकुलर मैथमेटिकल प्रोसेस, किसी भी खास मैथमेटिकल प्रोसेस में उसको हम वेरिएबल कंसीडर करते हैं। और इंग्लिश अल्फाबेट्स में टी टू जी जो है, तमाम जो अल्फाबेट्स होते हैं हम उनको वेरिएबल के तौर पर ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन लिखी है और ये मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन लिखी है। मैंने कहा अ वेरिएबल इज सेड टू बी डिपेंडेंट व्हेन इट्स वैल्यूज डिपेंड्स ऑन अदर वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है अगर उसकी वैल्यू किसी और वेरिएबल पर डिपेंड कर रही हो। On the other hand, independent variable क्या होता है? A variable is an independent variable when it has any arbitrary value. कोई भी वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जब उसकी कोई भी वैल्यू हम कंसीडर कर लें। फॉर एग्जांपल, पहले मैं डिपेंडेंट वेरिएबल समझाता हूँ। जैसे हम जानते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है वो बराबर होता है 2 पाई आर। c इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब देखिए यहां हम r की वैल्यू 1 पुट करेंगे अगर, तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई। अगर हम r की जगह यहां पे 2 पुट करें तो 2 2 आर 4, आंसर इज 4 पाई, मतलब c की वैल्यू 4 पाई आ जाएगी। अगर r की जगह हम 3 पुट करें तो हमारे पास c की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6 पाई। मीन जब हम r की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो c की वैल्यू खुद ब खुद चेंज हो रही है। इसलिए यहां पर जो हमारे पास r है वो, ये जो r है ये इंडिपेंडेंट है, इसकी हम अपनी मर्जी से वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये क्या है? इंडिपेंडेंट। और c, क्योंकि r की वैल्यू चेंज करने से c की वैल्यू भी चेंज हो रही है, इसलिए c जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता हो, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड ना करता हो, उसकी कोई भी वैल्यू ले सके। ये था हमारे पास डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का टॉपिक। अब हम आगे बढ़ते हैं रिलेशन के बारे में। रिलेशन आर फ्रॉम सेट x टू सेट y इज अ रूल। कहता है जो रिलेशन है
सेट x एक फॉर एग्जांपल ये सेट x है और ये सेट y है। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं a b c। कहता है a relation r from set x to a set y is a rule that connects जो जोड़ता है कनेक्ट करता है an element of set x के एलिमेंट को one or more element of set y। कहता है सेट x के एलिमेंट को जोड़ता है सेट y के एक एलिमेंट के साथ या मोर एक से ज्यादा के साथ। अब मैंने 1 को a के साथ भी कनेक्ट कर दिया, 1 को मैंने c के साथ भी कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से अगर 3 को मैं सिर्फ b के साथ a के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और तीनों के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है कम से कम एक एलिमेंट के साथ इसको कनेक्ट होना चाहिए। जैसे मैंने 3 को b से कनेक्ट कर दिया और 2 को मैंने a से कनेक्ट कर दिया। तो यहां से रिलेशन की डेफिनेशन आती है दो सेटों x और y। रिलेशन एक रूल है, रिलेशन इज अ रूल दैट कनेक्ट्स जो जोड़ता है एन एलिमेंट ऑफ सेट x के एलिमेंट्स को टू वन और मोर एलिमेंट ऑफ सेट y के एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स के साथ। रिलेशन के ऊपर हमने फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 2.6 लेक्चर नंबर 1 2.6 से जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें हमने पढ़ा था। आप वहां से भी देख सकते हैं रिलेशन की डेफिनेशन। मजीद अगर उसके बारे में पढ़ना है तो आगे हम चलते हैं फंक्शन के बारे में। अ फंक्शन f फ्रॉम सेट x टू अ सेट y। यहां पे भी दो सेट आ गए, एक सेट x आ गया, एक सेट y हो गया। दिस इज कॉल्ड सेट x एंड दिस इज कॉल्ड सेट y। इसके अंदर भी मैं इस तरह से एलिमेंट्स रख लेता हूं a b c d। रिलेशन भी एक रूल था, फंक्शन भी एक रूल है। वो भी कनेक्ट करता था एलिमेंट को, ये भी कनेक्ट करता है एलिमेंट्स को। लेकिन यहाँ पे है ईच एलिमेंट ऑफ सेट x। सेट x का हर एक एलिमेंट, सेट x का हर एक एलिमेंट टू वन एलिमेंट ऑफ सेट y। ये बात याद रखनी है, सेट x का हर एक एलिमेंट सेट y के एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो, एक से ज्यादा के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे 1 को मैं अगर एक के साथ कनेक्ट करता हूं तो ये फंक्शन की मैपिंग है। अगर 1 को मैं b से कनेक्ट करता हूं, c से या d से, तो ये फंक्शन की मैपिंग नहीं होगी। सेट x का एक एलिमेंट सिर्फ y के एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। और रिलेशन में कहता है सेट x का एक एलिमेंट सेट y के एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं b को d से कनेक्ट कर देता हूं, 3 को b से और 4 को b से कनेक्ट कर देता हूं। देखिए 4 की इमेज b है, 3 की इमेज भी b है, 1 की इमेज a है, 2 की इमेज d है। ईच का जो वर्ड है ईच एलिमेंट ऑफ सेट x, मीन कि यहां पे कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जो मैपिंग ना दे रहा हो, जो मैपिंग ना दे रहा हो। सेट y में भले तमाम एलिमेंट बचे, वो इसकी फंक्शन की टाइप्स है जो हमने फर्स्ट ईयर में ही एक्सरसाइज नंबर 2.6 में टाइप्स वगैरह डिटेल के साथ लेक्चर पढ़े हैं, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब फंक्शन के क्वेश्चन जो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 में है उनको हम सॉल्व करते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 है the perimeter of the sphere is a function of its area A। हमने एक्सप्रेस करना है जो स्क्वायर के पैरामीटर को फंक्शन, किसका फंक्शन? एरिया का फंक्शन। चलिए अब यहाँ पे तीन चीजें आपने नोट करनी है। नंबर 1 कि इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर क्या हमें किसी ज्योमेट्रिकल शेप का नाम नजर आ रहा है? ये देखिए स्क्वायर। तो मैं गिवन इस साइड बना लेता हूं शेप। गिवन शेप है जो वहां पे वो क्या है? स्क्वायर।
अगर इसकी एक साइड x है तो क्योंकि स्क्वायर है तो इसकी तमाम साइड्स किसके इक्वल होगी, x के इक्वल होगी। अब हमें यहाँ पे दो स्क्वायर के बारे में दो चीजें बताई गई हैं, एक इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और दूसरा बताया गया है एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट जो पहले पेरीमीटर दिया हुआ है तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन में पेरीमीटर को मैं सिलेक्ट करता हूँ, पेरीमीटर को मैं p से जाहिर करता हूँ और दूसरा हमें दिया हुआ है एरिया को मैं a से रिप्रेजेंट करता हूँ। नाउ अब पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि पेरीमीटर इसका क्या होगा, इसकी तमाम साइडों की लेंथ का सम। मीन अगर इसकी साइड एक x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, इन चारों को जमा प्लस करेंगे इस वक्त आपस में तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। तो पेरीमीटर क्या होगा, x प्लस x प्लस x प्लस x। और एरिया का फार्मूला हमें पता है लेंथ इनटू विड्थ होता है, लेंथ इनटू विड्थ। अब लेंथ भी x है और विड्थ भी x है, इसलिए एरिया जो होगा वो x इनटू x हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 ये जो हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन है इसमें p किसके इक्वल आ जाएगा, p इक्वल आ जाएगा 4x के इक्वल। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और यहां से 2 से a किसके इक्वल आ जाएगा, x स्क्वायर के, मैं इसको नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, पेरीमीटर को एरिया का फंक्शन लिखना है। तो मतलब पेरीमीटर वाली इक्वेशन को हमने नीचे ना जस्ट एरिया वाली इक्वेशन में से वैल्यू जो इनमें कॉमन वेरिएबल है x उसकी वैल्यू फाइंड करके वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। तो मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अगर यहाँ पे x स्क्वायर है, हम अगर इसका स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट, हम दोनों साइड में क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो हमारे पास स्क्वायर रूट a किसके इक्वल आ जाता है, x के। स्क्वायर रूट a किसके इक्वल आ जाता है, x के। और ये x की वैल्यू हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज क्या आएगी, p इज इक्वल टू आगे क्या आया 4 और x की जगह उसकी वैल्यू, x की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट a। तो यहां पे क्लियरली p जो है यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और a क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। a की वैल्यू चेंज करने से p की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो हम कह सकते हैं सो p इज अ फंक्शन ऑफ a। ठीक है, अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है द एरिया ऑफ सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस c। पिछले क्वेश्चन की तरह अब हम पहले चेक करते हैं क्या इधर कोई ज्योमेट्रिकल शेप है। तो ये क्या है, सर्कल गिवन जो शेप है वो हमें दी हुई है सर्कल। गिवन शेप क्या हमारे पास, सर्कल। सर्कल है तो फिर इसका कोई सेंटर भी होगा और इसका कोई रेडियस भी होगा। मैं रेडियस को r से जाहिर करता हूं और सेंटर को मैं o से जाहिर करता हूं। अब इसके बारे में भी हमें दो इंफॉर्मेशन दी गई है, एक एरिया ऑफ सर्कल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और दूसरा होना चाहिए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के बारे में। मैं पहले क्योंकि एरिया दिया हुआ है तो पहले मैं लिखता हूं सॉल्यूशन में लिखता हूं एरिया को मैं a से रिप्रेजेंट करता हूं और दूसरा सर्कमफेरेंस है तो मैं इसको सर्कमफेरेंस
सर्कमफेरेंस को मैं C से रिप्रेजेंट करता हूं। अब सर्कल का एरिया क्या होता है, ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। एरिया ऑफ सर्कल जो है वो होता है पाई आर स्क्वायर के, और जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है वो होता है 2 पाई आर के। This is equation number 1 and this is equation number 2। पिछले क्वेश्चन की तरह, क्योंकि हमने एरिया को सर्कमफेरेंस का फंक्शन लिखना है तो एरिया वाली इक्वेशन को हम यूज नहीं करेंगे। जस्ट हम जो सर्कमफेरेंस वाली इक्वेशन है उसमें जो इनके दरमियान जो कॉमन वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे पाई इधर भी है और पाई इधर भी है, तो आप सोच रहे होंगे हमें पाई की वैल्यू निकालनी चाहिए या आर इधर भी है आर इधर भी है आर की वैल्यू। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पाई जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है और इनके दरमियान जो कॉमन वेरिएबल आ रहा है वो क्या है, आर। तो हम सिर्फ आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आर किसके इक्वल आ जाएगा, आर अगर 2 पाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आर को हमने सेपरेट करना है तो 2 पाई इधर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे जाके सी के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, सी ओवर 2 पाई, क्या आएगी, सी ओवर 2 पाई। और इस ये जो आर कॉमन वेरिएबल की वैल्यू आई है ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज ए किसके इक्वल आया, a इज इक्वल टू पाई अपनी जगह पे। अब r का ऊपर स्क्वायर है तो ये r का स्क्वायर यहाँ पे r होना चाहिए, r की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। r की वैल्यू क्या है, c ओवर 2 पाई। जस्ट इसको सिंपलीफाई कर लें, a इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई और साथ में क्या आएगा, c का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 और पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर पाई के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, a इज इक्वल टू c स्क्वायर ओवर 4 पाई। So we can say that area is a function of c, area is a function of c। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज अ फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। मीन जो हमारे पास यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो है क्यूब। गिवन शेप क्या है जी, गिवन शेप वो है क्यूब। अब क्यूबिकल शेप जो होती है एक बॉक्स शेप होती है जिसकी तमाम साइडें आपस में इक्वल होती हैं। तो मैं यहाँ पे क्यूब बना लेता हूँ, ये एक स्क्वायर मैंने ड्रा किया, इसकी मिड से और इसके मिड से हमने इस तरह का इक्वल लेंथ का एक और स्क्वायर ड्रा कर लेना है, ठीक हो गया। और फिर इनके एजेस को आपस में क्या कर देना है, मिला देना है। तो हमारे पास ये एक क्यूबिकल शेप बन जाएगी, क्यूब, ठीक है। अब बात करता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो पहला फॉर्मूला होगा वॉल्यूम का, वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करेंगे v के साथ, और दूसरा होगा एरिया ऑफ इट्स बेस। किसकी बेस का एरिया, क्यूब की बेस। अब चूंकि क्यूब है और उस पूरे का एरिया नहीं कह रहा, कहता है सिर्फ उसकी बेस का एरिया। ये मतलब अगर मैं बेस कंसीडर कर लूं तो वो इसकी बात कर रहा है कि इसकी बेस के एरिया के फंक्शन लिखना है। तो अगर क्यूब है तो उसकी तमाम लेंथ आपस में, साइड्स की लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ये मैंने x के इक्वल ले ली,
अब हमारे पास यहाँ पे दूसरा आ गया एरिया ऑफ बेस, वो मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं ए के साथ। अब यहां पे हमें जो है वो फार्मूला याद होना चाहिए, क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला। क्यूब के वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है? वो होता है जी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है 4 बाय सॉरी वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ, विड्थ और हाइट को आपस में क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल, लेंथ भी x है, विड्थ भी x है और हाइट भी x है, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आएगा? v is equal to x का क्यूब। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और अगर इस बेस का एरिया फाइंड करना है तो जस्ट लेंथ इनटू विड्थ, a is equal to x multiply by x, तो a की वैल्यू आ जाएगी x का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब वॉल्यूम वाली इक्वेशन नंबर 1 है, एरिया वाली इक्वेशन नंबर 2 है, और हमने वॉल्यूम को फंक्शन लिखना है तो इसलिए इक्वेशन नंबर 1 को यूज नहीं करेंगे, जस्ट किसको यूज करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 को। और इनके दरमियान जो कॉमन वेरिएबल आ रहे हैं दोनों में, x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो इक्वेशन नंबर 2 में से फिर हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? x की। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, from equation number 2 taking square root, हम क्या ले लेते हैं? square root on both side, तो हमारे पास square root a किसके इक्वल आएगा? x के इक्वल आएगा। put in equation number 1, इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 implies क्या आ जाता है? v is equal to x की जगह उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट a होल पावर 3। अगर आप इसका थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर लें तो क्या है? v is equal to स्क्वायर रूट a है तो इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर 1/2 होल पावर 3। दिस implies that v is equal to a की पावर 3/2। दिस इज योर आंसर। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह।